बच्चों आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। मांग किसे कहते हैं, मांग तालिका क्या है, मांग वक्र क्या है, मांग फलन को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व है, मांग के नियम की क्या मान्यता है, मांग के नियम के क्या अपवाद है और लास्ट मांग वक्र में संचलन और खिसकाव कितने प्रकार से होता है। ये सारा कुछ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जो शुरुआत से पढ़ते हैं, शुरुआत में सबसे पहले जो लिखा है मांग का अर्थ, यानी कि मांग किसे कहते हैं। तो यहाँ मांग की मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, किसी वस्तु की वह मात्रा, ध्यान रखना मांग एक तरह की क्या है, मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी। जैसे बाजार से मैं 10 मार्कर खरीदने गया तो मात्रा कितनी हो गई, 10 हो गई है, इसे क्वांटिटी कहा जाता है। तो दोबारा पढ़ते हैं, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदी जाती है। भाई कोई भी ऐसी चीज जो बाजार से सही प्राइस में सही टाइम पर खरीदी जाती है उसी को मांग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मैं मार्कर खरीदने के लिए जा रहा हूँ दुकान पे, इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए, और सही समय का मतलब मुझे इस मार्कर की जरूरत भी है, तो मैं इसको तो खरीदूंगा खरीदूंगा। अब मुझे एक दिन में 5 मार्कर की जरूरत होती है, तो कितनी मात्रा खरीद रहा हूँ, 5 मात्रा खरीद रहा हूँ। तो मेरी मांग कितनी, मेरी मांग हुई 5 मार्कर की। तो मांग क्या है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बाजार से खरीदी जाती है। बाजार से किसी भी चीज को खरीदना सही टाइम पे और सही कीमत पे, उसी को मांग कहा जाता है। अगर प्राइस सही नहीं होगा तो मैं उस चीज को खरीदूंगा ही नहीं, और जब खरीदूंगा नहीं तो वो मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग समझ में आगे किसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है चीजें महंगी होने के बाद भी खरीदी जाती है, लेकिन वो सिर्फ अपने फैशन के लिए या दिखावे के लिए खरीदी जाती है, वो मांग नहीं कहलाएगी। मांग उसी को कहेंगे जिसे हम निश्चित कीमत पे और निश्चित समय, मतलब जब उसकी जरूरत हो तभी वो खरीदी जाए, तो ऐसी चीज जो भी होगी उसे हम मांग कहेंगे। मांग तालिका यानी कि मांग अनुसूची, इसको इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, तालिका, तालिका मतलब टेबल। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ लिखा है, या मैं समझाता हूँ। देखो जब प्राइस अलग अलग होता है तो डिमांड भी अलग अलग होती है। मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम 10 रुपए की और एक दिन में मैं एक आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन वही आइसक्रीम अगर 5 रुपए की हो जाएगी तो मैं एक दिन में एक नहीं, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगा। तो अलग अलग प्राइस पे डिमांड अलग अलग होती है। तो ये बात सिंपल सी है। अब मैंने यहाँ लिखा अलग अलग कीमतों पर मांग की मात्रा भी अलग अलग होती है। ध्यान रहेगा, अलग अलग प्राइस से मांग की भी अलग अलग होती है। जब उसे एक तालिका में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मांग तालिका। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दिया मैंने प्राइस, यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी। मान लिया आइसक्रीम 100 रुपए की थी, तो हम एक दिन में 10 आइसक्रीम खाते थे। आइसक्रीम का प्राइस बढ़ गया, आइसक्रीम हो गई 120 रुपए की, तो हम आइसक्रीम खाने लग गए 9। आइसक्रीम का प्राइस हो गया 150 रुपए, तो हम एक दिन में 7 आइसक्रीम खाने लगे। अब यहाँ पे इसी तरह मैंने यहाँ पे मान लिया कि 180 रुपए कीमत हो गई और हम यहाँ पे अब सिर्फ 2 आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ जैसे जैसे मेरे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी कम हो रही है। वो क्यों कम हो रही है वो सब तो हम जब ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे मांग का नियम उसमें समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड है। जब 100 रुपए कीमत थी 10 क्वांटिटी की डिमांड थी, 120 रुपए कीमत थी 9 क्वांटिटी की डिमांड थी। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड थी। तो जब उसे हम एक तालिका में बना देंगे तो उसी तालिका को मांग तालिका या मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अलग अलग कीमतों पर मांग की मात्रा भी अलग अलग होती है। जब उसे एक तालिका में दर्शाया जाता है तो उसे मांग तालिका या मांग अनुसूची कहते हैं। अब ये जो हमारे सामने टेबल दिख रही है, इस टेबल को ही हम लोग क्या कहेंगे, मांग तालिका। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो मांग तालिका है ये 2 प्रकार की होती है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरी जो होती है उसको कहा जाता है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत इंडिविजुअल, बाजार मतलब मार्केट शेड्यूल। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है और बाजार मांग तालिका क्या है। देखो व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब एक की बात की जाए। जब कोई एक इंसान, मान लो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, अलग अलग प्राइस पे मेरी अलग अलग क्वांटिटी थी, तो यहाँ अगर कोई ऐसी टेबल जो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को शो करता है, यहाँ प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 100, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 120, यहाँ पे लिख दिया 9, और यहाँ लिख दिया 150, और यहाँ पे आ गया 7। यहाँ लेकिन एक ही आदमी है, इसका मतलब जब किसी एक आदमी या एक व्यक्ति की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग मांगों को दर्शाया जाता है तो ऐसी टेबल को कौन सी टेबल कहेंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका। लेकिन यहाँ पढ़ना है हमें बाजार।
बाजार कोई एक से तो बनता नहीं है, बाजार तो सभी उपभोक्ताओं को जोड़ के बनता है। तो बाजार तालिका कैसी होगी, यहाँ देखो, यहाँ मैंने इस तरह से ये बना दिया, यहाँ पे लिख दिया प्राइस, पी का मतलब प्राइस होगा, यहाँ लिख दिया ए की मांग और इस पे लिख दिया मैंने बी की मांग, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बाजार मांग, इधर की तरफ है बाजार मांग। अब प्राइस, प्राइस मैंने मान लिया 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, ठीक है भाई। 5 रुपए पे ये जो ए उपभोक्ता ये 50 आइसक्रीम खाता था, या कुछ भी मान लो, 5 रुपए कीमत थी, 50 क्वांटिटी यूज करता था, प्राइस बढ़ा तो ये क्वांटिटी कम कर देगा, 40 कर देगा, और ये 30 कर देगा, और ये 10 कर देगा। लेकिन हर किसी की जरूरतें अलग अलग होती है। 5 रुपए में ये 50 खरीदता था, क्या बी भी 50 खरीदेगा? हो सकता है बी कम खरीदता हो या ज्यादा खरीदता हो, तो बी की डिमांड अलग है। 5 रुपए बी 10 खरीदता हो, 10 रुपए पे 7 खरीदेगा, 15 रुपए पे 5 खरीदेगा, 20 रुपए पे 2 खरीदेगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया, दोनों की डिमांड अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे बाजार मांग। तो बाजार मांग में जितने भी कंज्यूमर है, अब यहाँ मैंने 2 का ही एग्जाम्पल लिया, ए और बी, ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ देखो 50 और 10, यहाँ आ गया 60, 40 और 7 ये हो गया 47, 30 और 5 ये हो गया 35, और 10 और 2 ये हो गया 12। तो यहाँ भी यही है, बाजार मांग का मतलब अलग अलग प्राइस पर, ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग प्राइस पर जो बाजार की कुल मांग है उसको दर्शाती है। तो बाजार मांग तालिका एक ऐसी तालिका है जो बाजार में अलग अलग वस्तुओं की कीमतों पर कुल मांगों को दर्शाती है, जबकि व्यक्तिगत एक उपभोक्ता की अलग अलग कीमतों पे अलग अलग मांगों को दर्शाती है। तो ये जो टॉपिक है मांग तालिका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग पे, मांग वक्र पे। मांग वक्र, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? तो डिमांड कर्व पढ़ने से पहले हम दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ एक टेबल बना दिया मैंने, ये जो टेबल है इसको मांग तालिका कहेंगे। मांग तालिका, मांग तालिका मतलब किसी एक उपभोक्ता की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को शो कर रखा है कि 1 रुपए प्राइस है तो 50 क्वांटिटी खरीदता है, जब 2 रुपए प्राइस है तो 40 खरीदता है, 3 रुपए प्राइस है तो 30 खरीदता है। ये अलग अलग क्वांटिटी है या नहीं है? अब पढ़ते मांग वक्र क्या है। देखो, मांग अनुसूची का ग्राफीय रूप ही मांग वक्र कहलाता है। मतलब इस तालिका को, ये टेबल लिख रही है, इस तालिका को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं तो उस ग्राफ को मांग वक्र कहेंगे। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाने का तरीका ये होगा, ये नीचे की तरफ यहाँ पे लिख दे, ये x होता है और ये वाला y। ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है। अब क्वांटिटी कितनी है भाई? मैक्सिमम 50 है, तो मैं 10-10 का गैप ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40 और 50। प्राइस कितना है? मैक्सिमम 50 है, 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1 पे 50, तो 1 पे 50 का मतलब 1 और 50, ये वाला पॉइंट आ गया। 2 पे 40, तो 2 ये रहा और 40 ये रहा। थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं, तो ये 2 पे 40 हो गया। 3 पे 30, तो 3 ऐसे हो गया और 30 ऐसे हो गया, तो 3 पे 30 ये वाला पॉइंट हो गया। 4 पे 20, तो 4 पे 20 का मतलब 4 ही हो जाएगा, 20 ऐसे जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पे 20। और 5 पे 10, तो 5 पे 10 का मतलब ये पॉइंट इस तरह निकल के आ जाएगा, ऐसे और ऐसे। अब ये जो पॉइंट है, ये और ये, इन पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ऐसी लाइन निकल के आएगी। यहाँ पे डी और डी लिख देंगे, डी और डी का मतलब मांग वक्र। तो ये जो लाइन निकल के आई है सीधी वाली लाइन, इस लाइन को ही हम कहेंगे मांग वक्र, ठीक है। तो जब मैंने क्या करा, जो ये तालिका थी मतलब मांग अनुसूची थी, मांग अनुसूची को ग्राफिकली प्रेजेंट करा, और ग्राफिकली प्रेजेंट करने में एक ये लाइन आई, ये जो लाइन आई है इसी लाइन को हम मांग वक्र कहते हैं। हमें मांग के निर्धारक तत्व, ठीक है। अगली हेडिंग चल रही है हमारी, मांग के निर्धारक तत्व। मतलब ऐसी चीजें जिनसे मांग पता करी जाती है कि मांग बढ़ रही है, घट रही है, या फिर मांग बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो ऐसी चीजों को मांग के निर्धारक तत्वों के नाम से जाना जाता है। अब मांग के निर्धारक तत्वों में सबसे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है वस्तु की कीमत। भाई प्राइस से डिमांड के बारे में पता चलता है। अगर प्राइस कम होता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, प्राइस कम होने की वजह से हर कोई ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देता है। लेकिन जब प्राइस ज्यादा होता है तो लोग डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब कीमत से इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई? मांग पे पड़ेगा। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। इसको हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। चलो ग्राफ अगर मैं बनाऊं, यहाँ की तरफ मैंने मांग या फिर यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया और यहाँ की तरफ लिख दिया मैंने कीमत। अब ये हमने पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट पे इतनी क्वांटिटी, ये हमारा हो गया P और ये वाला हो गया Q, ये हो गया P और ये वाला हो गया Q। अगर प्राइस डाउन होता है
तो दिख रहा होगा प्राइस डाउन कर दिया। तो क्वांटिटी पहले देखो ओ से क्यू थी, अब ओ से क्यू1 कर दी, यहाँ तक कर दी, क्योंकि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी ये वाली, तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। इन दोनों लाइनों को ऐसे करके यहाँ पे भी डी बना दी, यहाँ पे भी डी। देखो प्राइस डाउन हुआ है पी से पी1, तो क्वांटिटी बढ़ गई है क्यू से क्यू1। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डिमांड, देखो यहाँ मांग और प्राइस, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव को ऋणात्मक भी कहा जाता है। हम इसको ये इस तरह से लिखेंगे, वस्तु की कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, सिंपल है, या फिर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसीलिए इसमें कौन सा संबंध होता है भाई? ऋणात्मक संबंध होता है। इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ये ग्राफ इसका बन गया। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, उपभोक्ता की आय, इनकम। भाई कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, मान लो मेरी इनकम बढ़ेगी, ये मार्केट 10 रुपए का था, भले इसके प्राइस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरी इनकम बढ़ रही है। जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं डिमांड भी ज्यादा करता हूँ, मैं खर्चे भी ज्यादा करता हूँ। पहले मैं 4 खाता था सामान, 4 आम खाता था, तो 4 की जगह अब 6 आम खाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। तो इनकम, उपभोक्ता की आय और मांग, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है पॉजिटिव रिलेशन। मतलब इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी, डिमांड भी घटेगी, पॉजिटिव रिलेशन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए? तो इसका ग्राफ मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने ऐसे और ऐसे कर दिया, यहाँ की तरफ लिख दिया मैंने क्वांटिटी और यहाँ की तरफ लिख दिया आय। आय मतलब हमारी इनकम, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब मेरी इतनी इनकम है और इतनी क्वांटिटी में यूज करता हूँ। यहाँ पी हो गया और ये वाला क्यू हो गया। अगर देखो, अगर मेरी इनकम बढ़ी, देखो इनकम बढ़ गई ये वाली, ठीक है भाई, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी, तो यहाँ इनकम भी मैंने बढ़ा दी और क्वांटिटी भी बढ़ा दी, तो ये और ये पॉइंट निकल गया और इनको मैं मिलाऊंगा तो ऐसे लाइन निकल के आएगी। पी से पी1 हो गया प्राइस, क्यू से क्यू1 हो गया, तो यहाँ दोनों तरफ एरो नजर आ रहे होंगे, प्राइस ही बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ी। अब यहाँ भी डी बना दूंगा और यहाँ भी डी बना दूंगा। डी का मतलब क्या है? मांग वक्र। लाइन का नाम देना जरूरी होता है। तो प्राइस बढ़ने से मेरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, वो सॉरी, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और इनकम कम होने से क्वांटिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए उपभोक्ता की आय मांग पे इफेक्ट डालती है। समझ में आ गया बेटा? कीमत से मांग पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन नेगेटिव, इनकम से इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। अब अगला है संबंधित वस्तुएं। अब ये जो संबंधित वस्तुएं हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संबंधित वस्तु सबसे पहले एक नहीं होती, संबंधित वस्तु दो होती है, और दोनों को अलग अलग नाम से लिख रहा हूं। पहला होता है पूरक वस्तु, दूसरा होता है प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है बेटा, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं और प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन गुड्स कहते हैं। अब ये पूरक वस्तु क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, इसके बारे में जानो। पूरक वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु, ये समझ लो, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है, या ये कह सकते हैं एक के बिना दूसरी बेकार। कोई भी ऐसी चीज जो एक के बिना दूसरी बेकार मानी जाए उसे हम पूरक वस्तु कहेंगे। जैसे पेन और स्याही, भाई स्याही नहीं है तो पेन का क्या करोगे, और पेन नहीं है तो स्याही का क्या करोगे? तो ये दोनों कौन सी वस्तु है? पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु और भी बहुत सारी है, जैसे पंखा और बिजली। जब भाई लाइट ही नहीं आएगी, पंखे का क्या करोगे? और जब पंखा ही नहीं होगा तो लाइट का क्या फायदा? तो इसीलिए पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु का मतलब समझ में आ गया कि ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक के बिना दूसरी बेकार मानी जाती है। अच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन वस्तु पे। पूरक वस्तु का एक एग्जांपल और है, कार और पेट्रोल, ये दोनों पूरक वस्तु है। कार के बिना पेट्रोल बेकार है और पेट्रोल के बिना कार बेकार है, तो ये पूरक वस्तु है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स की। प्रतिस्थापन वस्तु ऐसे वस्तु होती है जहां एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता हो। जैसे मान लो मैं माजा पीता हूँ, ठीक है, और माजा की जगह मैं स्लाइस भी तो पी सकता हूँ, दोनों एक ही जैसे तो है। तो अगर मान लो मैं बस से जाता हूँ तो बस की जगह ऑटो से जा सकता हूँ, क्योंकि बस को सब्स्टिट्यूट किसने कर दिया? ऑटो ने कर दिया। तो प्रतिस्थापन वस्तु वही वस्तु होती है जहां एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसका एग्जाम्पल हम चाय और कॉफी याद रखेंगे। बुक में जो दिया होगा वो चाय और कॉफी दिया होगा, वैसे पेप्सी और कोको कोला भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चाय और कॉफी यहाँ मैंने लिख दिया, इसका एग्जाम्पल हो गया भाई चाय और कॉफी। और इसका एग्जाम्पल हो गया कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं है, चाय और कॉफी प्रतिस्थापन वस्तु है। कार के बिना पेट्रोल बेकार, पेट्रोल के बिना कार बेकार। चाय और कॉफी, चाय पीने वाला कॉफी पी सकता है, कॉफी पीने वाला चाय पी सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स हो गई और ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका ग्राफ भी हमें सीखना है। बेटा एक बात बताओ, कार और पेट्रोल, ठीक है भाई,
अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी मतलब पेट्रोल महंगा हो गया, तो लोग कार की डिमांड ज्यादा करेंगे? नहीं ना, कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ आपके सामने, तो यहाँ नीचे की तरफ मैंने लिख दिया कार की मांग, और यहाँ की तरफ लिख दिया पेट्रोल की कीमत। यहाँ नीचे कार की मांग और ऊपर की तरफ पेट्रोल की कीमत। और ये एक पॉइंट मैंने मान लिया, पॉइंट ऐसे रैंडमली लगाते करो। इस पॉइंट का मतलब है कि इतनी कीमत पे इतनी मांग है कार की, ठीक है भाई। अब पेट्रोल महंगा हुआ, देखो पेट्रोल की कीमत पहले इतनी थी, अब महंगा हो गया मतलब पेट्रोल की कीमत हमारी बढ़ गई, तो कार की डिमांड भी बढ़ेगी क्या? यहाँ पहले इतनी थी ना, तो अब ये घट जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया ये। तो ये दोनों पॉइंट निकले हमारे, और ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन ऐसे जाएगी, इसको भी नाम दे देंगे डी और इसको भी नाम दे देंगे डी। मतलब प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का, लेकिन डिमांड किसकी कम हो गई, डिमांड कम हो गई कार की। तो इसीलिए ये पूरक वस्तु है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन की। यहां लिख दिया मैंने कॉफी की मांग, और यहां लिख दिया इसके बाद चाय की कीमत। भाई चाय की कीमत और कॉफी की डिमांड। अच्छा, चाय की कीमत अगर बढ़ती है मतलब चाय महंगी हो रही है, भाई चाय की कीमत बढ़ेगी तो इसका कॉफी पे क्या असर पड़ेगा, कॉफी पे ये असर पड़ेगा। अगर चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो जो चाय पीने वाले वो चाय नहीं पिएंगे, वो चाय की जगह क्या पीने पसंद करेंगे, कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो चाय के प्राइस बढ़ाते ही डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की बढ़ जाएगी। तो पहले मैंने इसका एक रैंडमली पॉइंट ये वाला मैंने मान लिया, ये और ये, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ चाय की कीमत बढ़ा रहा हूँ, चाय की कीमत मैंने बढ़ा दी। चाय की कीमत बढ़ाऊंगा तो असर किस पे पड़ जाएगा, कॉफी की मांग पे। तो कॉफी की मांग देखो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई ये वाली। अगर इन दोनों को मैं ऊपर लेके गया और यहाँ यहाँ मिलाया और इसको ये वाला पॉइंट निकल के आएगा और ये वाला, इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो ये भी डी है और ये भी डी है। तो ये मांग वक्र बन गया हमारा। तो यहाँ जो है नेगेटिव है और यहाँ जो है पॉजिटिव है। जब दोनों बढ़े या दोनों घटे तो उसे धनात्मक बोलते हैं और इसे ऋणात्मक बोलते हैं। तो ये है हमारा प्रतिस्थापन वस्तु का ग्राफ और ये वाला है हमारा पूरक वस्तु का ग्राफ। अब यहाँ हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं रुचि और प्राथमिकता। देखो भाई, रुचि और प्राथमिकता का मतलब है मेरा इंटरेस्ट। कभी कभी इंटरेस्ट की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाता है। देखो इंटरेस्ट, मान लो कोई बाजार में नई टेक्नोलॉजी वाला फोन आ जाए और मैं उस फोन को खरीदना चला जाऊँ, तो मेरी मांग बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो मेरा इंटरेस्ट किस में आ गया, उस नए वाले फोन में आ गया कि नए वाले फोन में क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्वालिटी कैसी है, क्या है। तो रुचि और प्राथमिकता के अनुसार भी मांग पे असर पड़ता है। अब इसका कोई ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला टॉपिक था। अब था अगला संभावनाएं। ठीक है, संभावना का मतलब ये समझ लो अंदाजा या अनुमान। ठीक है भाई, तो संभावना क्या चीज हो सकती है, संभावना ये हो सकती है कि फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है, फ्यूचर में कोई चीज सस्ती होने वाली है, तो उसे संभावना कहते हैं हम। अब संभावना से डिमांड पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 दिन बाद प्याज महंगी होने वाली है, प्याज के प्राइस 4 गुना बढ़ने वाले या 2 गुना, कुछ भी एग्जाम्पल मान लो, बस इतना। प्याज महंगी होने वाली है भाई, 4 दिन बाद बढ़ने वाली है, लेकिन लोग क्या करेंगे, अभी से जाएंगे उसकी शॉपिंग करके आ जाएंगे, खरीद के लेके आ जाएंगे। मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, लेकिन उसकी मांग अभी बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो संभावनाओं के कारण मांग प्रेजेंट में या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसी का उल्टा, मान लो प्याज 2 दिन बाद सस्ती होने वाली है, तो आज मैं प्याज की सब्जी नहीं खाऊंगा, आज बिना प्याज वाली सब्जी खाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद प्याज में सस्ता हो जाएगा, जब लेके आऊंगा उसके बाद प्याज की सब्जी खाऊंगा। तो संभावना की वजह से किस पे फर्क पड़ता है, मांग पे फर्क पड़ता है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है तो आज मांग कम हो जाएगी, मांग ज्यादा हो जाएगी, सॉरी। अगर फ्यूचर में प्राइस घटने की संभावना है तो आज मांग कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अगला जो है वो है जनसंख्या। भाई जनसंख्या से भी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा डिमांड। मान लो 10 लोग हैं जिन्हें मार्कर की जरूरत है तो 10 मार्कर चाहिए, 50 लोग हैं तो 50 चाहिए। मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड होगी, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम डिमांड होगी। तो जनसंख्या से भी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, मांग पे। तो ये वो पॉइंट लिखे थे मैंने जिनका इफेक्ट सीधा और सीधा किस पे पड़ता है, मांग पे पड़ता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मांग का नियम। ये सभी को मालूम है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड हमसे ये कहता है अन्य बातें समान रहने पर, ध्यान रखना ये अन्य बातें समान रहना, इसका मतलब लास्ट में बताऊंगा। तो अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है भाई, ऋणात्मक संबंध होता है। इसीलिए यहां मैंने ग्राफ में पहले ही नेगेटिव बना दिया, इसको ऋणात्मक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो उस वस्तु की मांग घटती है। भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। हम यहाँ पे इसको इस ग्राफिकली समझ लेते हैं। अगर प्राइस बढ़ा, जैसे ये पी है और ये वाला क्यू है, प्राइस हमने बढ़ाया, तो प्राइस बढ़ाने के बाद हम नीचे की तरफ लाके देख रहे हैं प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। प्राइस बढ़ने पे क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। तो इसने यही बोला है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। इसके विपरीत भी ऐसा होगा। विपरीत का मतलब उल्टा समझ लो, अगर प्राइस घटता है तो प्राइस घटने पे क्या होगा, प्राइस घट के 2 हो गया तो यहाँ क्वांटिटी क्यों हो गई, प्राइस डाउन हुआ और क्वांटिटी क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। दोबारा बोलता हूं, वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस डाउन होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अप होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इसी को मांग का नियम कहते हैं। लेकिन ये नियम कब अप्लाई होगा, जब अन्य बातें समान रहे। ऐसा जब ही होगा जब अन्य बातें समान रहे। अब ये अन्य बातें क्या है, ये अन्य बातों में आता है सबसे पहले आय। भाई ये लॉ ऑफ डिमांड हमसे क्या कहता है कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा बढ़ेगा, या फिर प्राइस बढ़ा होगा तभी डिमांड कम होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कब होगा, जब अन्य बातें समान रहे, अन्य बातों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और अन्य बातों में पहली मैंने बात ले ली इनकम, मेरी इनकम। भाई मेरी इनकम बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा ही ना, चाहे वो चीज सस्ती हो या महंगी हो। मुझे तो लेना देना ही नहीं कि वो सस्ती थी या महंगी थी, सस्ती हुई या महंगी हुई। तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम बदलेगी तो ये लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ये लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा, जब अन्य बातें समान रहे, मतलब मेरी इनकम में कोई चेंज ना आया हो, सिर्फ प्राइस में चेंज आया हो वस्तु की। दूसरा, हाँ भाई मेरी रुचि और, हाँ रुचि समझ लो, रुचि का मतलब मेरा इंटरेस्ट भी ना बदला हो किसी चीज को लेके। जैसे मोबाइल फोन का मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा इंटरेस्ट जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए, तभी ये मांग का नियम अप्लाई होगा। तभी कीमत कम होने पे मांग बढ़ेगी और तभी कीमत बढ़ने पे मांग कम होगी, जब इन दोनों में बदलाव ना आया हो। एक और पॉइंट हम इसमें डाल सकते हैं, संभावनाएं। संभावना का मतलब मैंने बताया था अनुमान, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला हो तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अगर संभावना पर कोई असर नहीं पड़ा है तब तो यही अप्लाई होगा, ठीक है भाई। तो मैंने ये बता दिया मांग का नियम क्या है, कीमत घटने में मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने में मांग कम होती है, लेकिन कब, जब इन चीजों पर कोई इफेक्ट ना पड़े तब, तभी ये मांग का नियम अप्लाई होता है। मांग के नियम के अपवाद, बेटा मांग के नियम के अपवाद का मतलब है जहां मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। अब मांग का नियम क्या था, मांग का नियम तो ये कहता था कि भाई प्राइस कम होगा तो जो उसकी डिमांड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यही था, इसको हम क्या कहते हैं, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये ऐसा हमने पढ़ लिया भाई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। वो कौन सी चीजें, वो यहाँ 3 चीजें जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। प्रतिष्ठा सूचक, भाई प्रतिष्ठा सूचक ऐसी वस्तु होती है जो मान सम्मान को दिखाती है। जैसे बड़े बड़े घर के लोग वो जेवर वगैरह पहनते हैं। भाई जेवर क्यों पहनते हैं, अपनी रेपुटेशन को दिखाने के लिए। डायमंड की रिंग, डायमंड के नेकलेस वगैरह, या फिर महंगी महंगी चीजों का शौक होता है उन्हें। तो महंगी महंगी चीजें वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनसे उनका रेपुटेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर सस्ती हो जाए, मान लो डायमंड सस्ता हो जाए और गोल्ड महंगा हो जाए, तो जो अमीर आदमी है, जो ये अपने मान सम्मान को दिखाते हैं, वो गोल्ड को खरीदेगा, डायमंड को नहीं खरीदेगा। लेकिन इस टाइम डायमंड महंगा है और गोल्ड सस्ता है, तो इसलिए अमीर आदमी क्या दिखलाएगा शो ऑफ के लिए, डायमंड को खरीदेगा। तो यहाँ यही है, इनके अगर प्राइस कम हो जाती है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। अगर गोल्ड सस्ता हो गया तो गोल्ड की डिमांड भी ये लोग कम करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पे, और ये खासतौर पे अमीरों के लिए होता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु पे मांग का नियम नहीं लगता, किसके लिए, अमीर लोगों के लिए। अगला आता है हमारा घटिया वस्तु, निम्न कोटि वस्तु या गिफिन वस्तु। भाई इसको तीनों नाम से जान लो, तीनों का मतलब एक ही है। वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन वो डिफरेंस आप खत्म करके एक ही तरह से समझ लो ये होता है क्या है। गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु कहते किसे हैं, इसका मतलब होता है लो क्वालिटी की गुड्स। लो क्वालिटी का मतलब जिसका मार्केट में सामान अच्छा नहीं होता वो लो क्वालिटी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है। सब्जी में आलू लेने गए, आलू 2 टाइप के, एक अच्छे होते हैं और एक बेकार वाले होते हैं। अच्छे वाले जब सारे आलू बिक जाते हैं तो बेकार वाले उसके अंदर आलू बचते हैं। तो जब बेकार वाले आलू बचते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उनके प्राइस कम कर देता है ताकि लोग उनको खरीदे। लेकिन उनके प्राइस कम होने के बाद उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है, यही था। लोग क्या कहता था, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं घटिया वस्तु के बारे में क्या कह रहा हूँ, घटिया वस्तु ऐसी वस्तु है जिनके प्राइस कम होने से उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। नशीली वस्तु है या आदत है, भाई कोई नशीली वस्तु है, नशीली वस्तु का मतलब कोई ऐसा इंसान है जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, या फिर हम उसकी आदतें बोल सकते हैं। भाई वो उसकी आदत है, वो उसको यूज करना ही है।
जैसे मैं कुछ खाता हूँ, मैं केले खाता हूँ रोज सुबह, ठीक है भाई, तो केले मुझे चाहिए ही चाहिए सुबह, ये मैंने आदत बना ली है। तो चाहे इसके प्राइस कम हो, चाहे इसके प्राइस ज्यादा हो, मैं तो उसको यूज करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जरूरत बन गई है। तो नशीली वस्तुओं और आदतों पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता, चाहे उनके प्राइस कम करो या ज्यादा करो, वो उनकी डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है उनके लिए। तो ये मांग के नियम क्या बात है, समझ में आ गया हो गया। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, घटिया वस्तु और नशीली वस्तु। इसमें एक चीज और आ जाती है, इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर बताओ। तो सामान्य वस्तु वही वस्तु है जिसके ऊपर मांग का नियम अप्लाई होगा, और घटिया वस्तु वही वस्तु है जिसके ऊपर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो सामान्य वस्तु में प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, घटिया वस्तु में ऐसा नहीं है, प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। सामान्य वस्तु पे क्या होता है भाई, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, इसमें ऐसा उल्टा है, इनकम बढ़ने पे घटिया वस्तु की डिमांड कम होने लगती है। तो इसको अपने आप कवर और कर लेना। वक्र में संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव। तो भाई मांग वक्र में संचलन को मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं, और मांग वक्र में खिसकाव को मांग में परिवर्तन बोलते हैं। नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। यहाँ मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे जिससे इफेक्ट किस पे पड़ता हो, डिमांड में पड़ता हो। भाई प्राइस से डिमांड में फर्क पड़ेगा, इनकम से पड़ेगा, रिलेटेड गुड से फर्क पड़ेगा, जनसंख्या से फर्क पड़ेगा, और लास्ट लास्ट है हमारा संबंधित वस्तु, इन सभी से किस पे फर्क पड़ता है, डिमांड पे। तो भाई यहाँ प्राइस को मैंने अलग कर दिया और इन सबको अलग कर दिया, इन सबको अन्य बातें बोलते हैं। अन्य बातें, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, मांग का नियम, कहाँ गया भाई मांग का नियम, ये रहा मांग का नियम पढ़ा था, तो हमने बोला था अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें वो ये थी, कीमत को छोड़ के बाकी सारी क्या होती है, अन्य बातें होती है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है कि मांग में संचलन क्या है और मांग में खिसकाव क्या है। भाई मांग में संचलन का मतलब ये समझ लो, कीमत में बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा, कीमत में बदलाव होगा। अब कीमत में बदलाव का मतलब कीमत या तो बढ़ेगी या कीमत घटेगी। मांग वक्र में खिसकाव, खिसकाव का मतलब मांग वक्र का खिसक जाना। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें परिवर्तन होगा, अन्य बातों में। तो यहां मैं लिख देता हूं, कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो कीमत घटेगी और ना ही बढ़ेगी। तो भाई मांग वक्र में संचलन जब होता है जब कीमत में बदलाव आए, मांग वक्र में खिसकाव जब आता है जब कीमत में कोई बदलाव ना आए, फिर भी डिमांड या तो घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो यहाँ दो चीजें समझ में आ गई होगी कि भाई इसमें प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा तब डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, इसमें प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन अन्य बातों की वजह से डिमांड या तो घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले तरह का मांग में विस्तार, और इसमें तरह का मांग में वृद्धि। दोनों का डायग्राम एक साथ समझेंगे कि मांग में विस्तार क्या है और मांग में वृद्धि क्या है। यहाँ मैंने ऐसे लाइन खींच के ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वांटिटी और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस। अब इसी तरह मांग में वृद्धि, यहाँ भी मैंने यहाँ इस तरह कर दिया, यहाँ पे लिख दी क्वांटिटी और यहाँ पे लिख दी प्राइस, और ये वाली लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया डी और डी। मांग में विस्तार और वृद्धि एक जैसे वर्ड लगते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। अब ये बताओ, इस हेडिंग में कीमत पे बदलाव आता है, अच्छा कीमत में बदलाव आएगा, जबकि इस हेडिंग में कीमत में बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ कीमत वाली लाइन ये है, कीमत ये है, और यहाँ कीमत ये है। अभी तक तो दोनों एक जैसा ही लग रहा है हमें, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि विस्तार मतलब बढ़ना। भाई कीमत कम होगी तभी तो मांग बढ़ेगी। तो अगर मान लो मैं इसकी कीमत कम करके तुम्हें दिखाऊं, यहाँ देखो, यहाँ मैंने ओरिजिनल ये वाला पॉइंट ये ऐसे कर लिया और यहाँ भी ऐसे ऐसे कर लिया। अब कीमत कम कर रहा हूँ मैं, कीमत देखो यहाँ से यहाँ, पहले ये पी था, अब ये वाला P1 हो गया, तो कीमत कम हुई है नहीं हुई है, कीमत कम होने से मांग बढ़ गई है, मांग यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। पहले ये वाला Q था और ये वाला Q1 हो गया। तो प्राइस के डाउन होते ही डिमांड बढ़ गई है। भाई प्राइस के कम होते ही डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। मांग में विस्तार क्या है, अगर प्राइस डाउन होगा डिमांड बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, मांग में विस्तार। तो यहाँ पे डी लिख देंगे और यहाँ भी डी लिख देंगे। लेकिन इस टॉपिक की बात करें भाई, इसमें तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस तो यही गई है। लेकिन इन अन्य कारणों की वजह से अगर मांग बढ़ जाए, मतलब मेरी इनकम बढ़ गई डिमांड बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटी हो गई मेरी, ये Q1 हो गया, तो मैं यहाँ पे और इसको लेके आऊँ यहाँ और यहाँ, तो ये वाला पॉइंट निकलेगा नहीं निकलेगा। और इस पॉइंट से जो मैं नया डिमांड कर बनाऊंगा वो कुछ इस शेप में जाएगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ डी और यहाँ डी, लेकिन इसको D1 दे दिया, और यहाँ एरो दिखा दिया मैंने कि डिमांड कर्व ऊपर की तरफ चला गया, परिवर्तित हो गया, डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ खिसक गया, इसलिए से खिसकाव बोलते हैं। और यहाँ संचलन, यहाँ पे मांग वक्र कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं देता है। तो यहाँ कीमत में बदलाव हुआ है और कीमत के साथ मांग में भी हुआ है। यहाँ कीमत वाली लाइन वही है, लेकिन सिर्फ क्या बढ़ी है, सिर्फ मांग बढ़ी है। तो जब कीमत कम होने पे मांग बढ़ जाए उसे मांग में विस्तार कहेंगे, लेकिन कीमत वही रहे, अन्य कारणों की वजह से मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब इसी का उल्टा संकुचन, संकुचन वाला क्या होगा भाई, ये डिमांड कर्व मैंने डी और डी बना लिया, यहाँ पे लिख लिया
क्वांटिटी और यहाँ पे लिख लिया प्राइस, ये एक पॉइंट मैंने मान लिया। प्राइस कम हो रहा था, यहाँ मैंने प्राइस बढ़ा लिया। प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड कम होगी, भाई प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गई। P से P1 तो यहाँ Q से Q1, तो यहाँ डिमांड कम हुई है तो संकुचन हुआ है और मांग वक्र वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले का डायग्राम बनाऊं तो इस वाले का डायग्राम भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ से ये आ गई और ये डिमांड कर्व हो गया डी और डी, ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे बना दिया, यहाँ पे हो गया P और यहाँ पे हो गया हमारा Q। अब मैं बात करूँ मांग में कमी, तो प्राइस तो वही रहेगा लेकिन डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड कम होने पे यहाँ काट रही है और ये इसको ऐसे ऐसे मैंने मिला दिया, इसको D1 और D1 का नाम दे दिया, तो प्राइस डाउन हो गया और यहाँ पे मतलब प्राइस वही है, क्वांटिटी डाउन हो गई है। तो इसमें इसमें मांग वक्र ऊपर चला गया राइट साइड, यहाँ पे कौन से में आ गया लेफ्ट साइड। इसमें मांग वक्र जहां था वहीं का वही है। तो अगर मांग वक्र, या तो देखो एग्जाम में विस्तार और वृद्धि में अंतर पूछ लेता है, तो इसमें कीमत में बदलाव नहीं होता है और इसमें नहीं होता है। इसमें मांग वक्र परिवर्तित नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा और इसमें ऐसा बनेगा, तीन डिफरेंस हम बना के कर देंगे। या इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो ये कीमत बदलती रहती है, कीमत एक जैसी रहती है। दूसरा, इसमें मांग वक्र कहीं परिवर्तित नहीं होता है, इसमें मांग वक्र परिवर्तित होता है। तीसरा, इसका डायग्राम ये बना देंगे, इसके डायग्राम ये बना देंगे।